हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम CSIR नेट 15 दिसंबर 2019 लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन हम करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो आए थे अपने 2019 में 14 क्वेश्चन अपने टोटल थे लीनियर अलजेब्रा के, जिसमें से 7 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के थे एंड 7 क्वेश्चन आपके पार्ट सी के थे। तो जो आपके 14 क्वेश्चन आए थे वो किस किस टॉपिक से आए थे, कौन से टॉपिक्स हैं जो 14 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका डिटर्मिनेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है। फिर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें आपको सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में से भी क्वेश्चन आ ही जाता है, इसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फोर्थ आपका है डायमेंशन। फिफ्थ आपका है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रैंक एंड सिग्नेचर एंड नेक्स्ट डायगोनलाइजेबल, सिंगुलर मैट्रिक्स, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म भी अच्छे से कवर कर लेना, इसके भी हर बार आ जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिटरी, सेल्फ एडजॉइंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक हैं। इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं है। तो ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। हम साथ के साथ क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक्स भी कवर करते जाएंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है पार्ट बी का। पार्ट बी का क्या क्वेश्चन है आपका, देखिए फॉर टी बिलोंग्स टू आर। आर यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइन एम टी, यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिफाइन की है टी वेरिएबल्स में। एम टी इज इक्वल टू, एंट्रीज क्या क्या है यहाँ पे 1 1 0 टी 1 1 0 टी स्क्वेयर 1। और यहाँ पे कितने ऑर्डर की है ये मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, टी वेरिएबल्स में है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन टी। Second is determinant of mt is equal to 0 for all t belongs to R. Third is determinant of mt is 0 for infinitely many t belongs to R. And last is determinant of mt is 0 for exactly 2 belongs to R. तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन आपका किस पे बेस है, डिटर्मिनेंट पे बेस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे आप। डिटर्मिनेंट ऑफ mt क्या होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर एंड माइनस टी। यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस 1 और यहाँ पे क्या होगा प्लस 0। ओके, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आएगा, क्या होगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 माइनस टी स्क्वेयर माइनस 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 प्लस टी। तो यहाँ पे क्या बनी आपके पास पोलिनोमियल, माइनस टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस ऑफ 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी जो है आपके पास ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2। ओके, ये आपके पास क्या है, एक 2 ऑर्डर की पोलिनोमियल है, तो इसके पास एट मोस्ट 2 0 होगी। ठीक है, तो जो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी वैनिश फॉर एट मोस्ट 2 वैल्यूज़। ओके, यहाँ से क्या पता चला आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी वैनिश for at most 2 values। ओके, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन टी, विच इज इनकरेक्ट बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे किसने क्या कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, बट हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी वैनिश फॉर एट मोस्ट 2 वैल्यूज़। ओके, यहाँ पे इसने कहा कि फॉर ऑल टी के लिए डिटर्मिनेंट आपका 0 होगा, लेकिन यहाँ से अपने पास क्या आया है कि टी आपकी 2 ऑर्डर की पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब इसके पास एट मोस्ट 2 जीरोज़ होंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी वैनिश फॉर एट मोस्ट 2 वैल्यूज़। सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी 0 फॉर इनफाइनाइटली मैनी टी बिलोंग्स टू आर। ये भी आपका इनकरेक्ट होगा,
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज़ के लिए आपका डिटरमिनेंट 0 होगा, ना कि इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ के लिए। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर एग्जैक्टली 2 टी बिलोंग्स टू आर, दिस इज राइट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए स्टेटमेंट, लेट ए इज इक्वल टू, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, एंट्रीज हैं 2 1 -1 0 2 5 5 3 1। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू वाई हैज़ ए सोल्यूशन। यहाँ पे इसने क्या कहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू वाई हैज़ ए सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और उसने कहा कि जो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास एक सॉल्यूशन होगा। और आपको पता है कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर सॉल्यूशन है देन क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगमेंटेड वाई मैट्रिक्स। ओके, तो ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या है कि जो सॉल्यूशन होगा वो किसके लिए ट्रू होगा, ओनली फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स 0 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, ओनली फॉर वाई इज इक्वल टू 0 y 0 वाई बिलोंग्स टू आर। थर्ड ऑप्शन ओनली फॉर वाई इज इक्वल टू 0 y z फॉर ऑल y z बिलोंग्स टू आर। एंड फोर्थ ऑप्शन इज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास मैट्रिक्स है क्या है, ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 -1 0 2 5 5 3 1। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका रैंक होगा वो आपका 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता, या तो 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा। ओके, तो यहाँ पे हम रैंक कैसे पता करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आया तो इसका मतलब है कि इसका रैंक कितना होगा, 3 होगा। ओके, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट देखिए कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × 2 - 15 और यहाँ से क्या आएगा -0 + 5 × यहाँ पे क्या आएगा 5 + 3 और यहाँ से डिटर्मिनेंट आपके पास क्या बन गया, नॉन जीरो, है ना। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे आपके पास है नॉन जीरो, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, रैंक आपके पास क्या है, 3 है। अब रैंक 3 होने का क्या मतलब है कि जो आपके पास 3 कॉलम्स है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब उसके बाद देखिए इसने कहा कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू वाई हैज़ ए सोल्यूशन। अब यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या है, अगर इसने ये कहा है तो इसका मतलब क्या है, देखिए द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन the system of linear equations ax is equal to y has a solution if and only if rank of a is equal to rank of a augmented y। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हमें क्या निकालना है कि सॉल्यूशन किसके लिए होगा, हमें वो y फाइंड आउट करना है कि जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए रैंक ऑफ ए आपके पास क्या है, 3 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि 3 कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ए ऑगमेंटेड वाई क्या होगा, ए ऑगमेंटेड वाई क्या होगा, 2 1 -1 0 2 5 5 3 1 और यहाँ से y1 y2 y3। ओके, तो ये आपके पास 3x4 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ से देखिए कि जो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड वाई है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड वाई है, तो यहाँ पे रैंक ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा यहाँ पे रैंक 3, यानी कि इसका जो रैंक रहने वाला है क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 3। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये इक्वल टू 3 मतलब किस वाई के लिए ये 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों के तीनों कॉलम क्या है आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड वाई है वो हमेशा क्या रहने वाला है, 3 तो रहेगा ही, है ना। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये तीनों के तीनों कॉलम क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे फॉर ऑल वाई के लिए आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा,
यहाँ पे 4 के पास 4 के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों कॉलम क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, 4 बिलोंग्स टू R3, क्योंकि यहाँ पे तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन किसके लिए आएगा, 4 बिलोंग्स टू R3। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन आर इनकरेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सॉरी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखिए। देखो, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3। यहाँ पे हमें एक वेक्टर स्पेस गिवन है जो कितनी डायमेंशन का है, 3 डायमेंशन का है। ओके, ओवर आर लेट T(V)(2)V बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है T(V)(2)V जो कि क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, गिवन बाय द मैट्रिक्स ए। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, क्या है, 1 1 -2 -1 -4 5 0 3 -3। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्डर्ड बेसिस V1 V2 V3 ऑफ V, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये क्वेश्चन जो आपका है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। Here we can see that T of V1 यहाँ पे क्या होगा, T of V1 क्या होगा, V1 प्लस V2 -2 V3। ऐसे ही T of V2, अब यहाँ पे देखिए T of V1 क्या है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, है ना। T of V2 क्या होगा, माइनस ऑफ V1 -4 V2 प्लस 5 V3। सिमिलरली T of V3 इज इक्वल टू 0 V1 प्लस 3 V2 माइनस 3 V3। ओके, T of V3 is the linear combination of V2 and V3 because coefficient of V3 is 0। अब यहाँ से देखिए इसने क्या कहा कि T of V3, फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है आपके पास, T of V3 इज इक्वल टू 0। अब T of V3 आपके पास क्या है, फर्स्ट ही ऑप्शन में इसने क्या कहा कि T of V3 इज इक्वल टू 0। अब T of V3 क्या है आपके पास, 3 V2 माइनस 3 V3। अब यहाँ पे देखिए क्या ये 0 है, क्या ये 0 है, T of V3 इज नॉन जीरो। ओके, यहाँ पे इसने क्या कहा कि T of V3 इज इक्वल टू 0, बट T of V3 नीड नॉट बी 0। फॉर सम स्पेसिफिक वेक्टर्स T of V3 इज 0। ओके, T of V3 नीड नॉट बी 0। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब सेकंड ऑप्शन देखिए आपका क्या है, सेकंड क्या है, T of V1 प्लस V2। T of V1 प्लस V2 करोगे तो क्या आएगा, T of V1 प्लस V2। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं इजली, T of V1 प्लस T of V2। ओके, अब T of V1 आपके पास क्या है, V1 प्लस V2 माइनस T of V3 माइनस V1 माइनस 4 V2 प्लस 5 V3। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, यहाँ से क्या आएगा, देखिए क्या आएगा यहाँ से 3V2, यहाँ से क्या आएगा, देखिए माइनस ऑफ 3V2, और यहाँ से क्या आएगा प्लस 3 ऑफ V3। नॉट जीरो इन जनरल, T of V1 प्लस V2 नॉट जीरो इन जनरल। ओके, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी क्या आ गया, इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन देखिए क्या आएगा, T of V1 प्लस V2 प्लस V3। अब T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या आएगा, T of V1
प्लस टी ऑफ V2 प्लस टी ऑफ V3 इज इक्वल टू टी ऑफ V1 क्या है, V1 प्लस V2 माइनस 2V3 माइनस ऑफ V1 माइनस 4V2 प्लस 5V3 प्लस 3V2 माइनस 3V3। V1 से V1 कैंसिल, ओके। अब यहाँ पे देखिए V2 माइनस 4V2 माइनस 3V2 माइनस 3V2 2 प्लस 3V2 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2V3 प्लस 5V3 3V3 प्लस 3V3 एंड माइनस 3V3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ गया, जीरो, ओके। टी ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 ऑलवेज जीरो, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, टी ऑफ V1 प्लस V3 इज इक्वल टू टी ऑफ V2। फोर्थ चेक कीजिए क्या आएगा, टी ऑफ V1 प्लस V3 इज इक्वल टू टी ऑफ V1 प्लस टी ऑफ V3। टी ऑफ V1 क्या है, V1 प्लस V2 माइनस 2V3 प्लस 3V3 माइनस 3V3, ओके। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से देखिए क्या आएगा, V1 V2 प्लस 3V2 प्लस 4V2 और यहाँ से क्या आएगा माइनस 5 ऑफ V3। टी ऑफ V2 आपके पास क्या है, माइनस ऑफ V1 प्लस माइनस 4V2 प्लस 5V3 नॉट इक्वल टू टी ऑफ V2, ओके। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, लेट M4R बी दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट यहाँ पे देखिए let M4R be the space of all 4 cross 4 matrices over R. Let W is equal to set for all यहाँ पे क्या है W जो इसने एक डिफाइन किया है, इसमें क्या है, फॉर ऑल मैट्रिसेस बिलोंग टू M4R सच दैट समेशन ऑफ I प्लस J इज इक्वल टू K, AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर K इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो यहाँ पे देखिए W के अंदर इसने किस टाइप की मैट्रिक्स ली है कि जो AIJth जो एंट्रीज होंगी आपकी, अगर I प्लस J का सम आपका K के इक्वल है, यहाँ पे देखिए इसने किस टाइप की मैट्रिक्स ली है कि AIJ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I प्लस J इज इक्वल टू K, और जो K है वो क्या है आपका 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करती हूँ, इसने क्या कहा है कि 4 क्रॉस 4 एंट्रीज की है ना। तो जो मान लिया मैंने सपोज की एक मैट्रिक्स लेट A इज इक्वल टू 4 क्रॉस 4 की है, तो A11 A12 A13 A14, सॉरी यहाँ पे देखिए A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 and A44, okay. Let me suppose a matrix 4 cross 4 order. अब यहाँ पे देखिए कि if I take K is equal to 2, if we take, sorry, if we take K is equal to 2, तो यहाँ पे देखिए K अगर हम 2 लेते हैं तो 2 किस किस केस में आएगा, यहाँ पे 2 किस केस में आएगा, A11, यानी कि अगर मैं 1 + 1 करती हूँ तो उस केस में क्या आएगा 2, तो A11 आपका क्या आएगा 0, ओके। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी आपकी वो क्या होगी 0, ठीक है। अब उसके बाद देखिए
अगर आपका K3 है, अब 3 किस किस केस में आएगा, क्या क्या पेयर्स यहाँ पे बनेंगे जबकि आपका 3 होगा। देखिए I प्लस जे आप क्या लोगे जब आपका K3 है, यानी कि अगर मैं I को 1 लूँ और J को अगर मैं 2 लूँ तो उस केस में आपका बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे I को 2 लूँ और J को क्या लूँ 1 लूँ तो उस केस में भी आपका 3 होगा। तो यहाँ से देखिए समेशन आपका I प्लस जे इज़ इक्वल टू 3, तो AIJ यहाँ पे क्या क्या बनेंगे, A12 प्लस A21 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, ओके। यहाँ पे देखिए A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, या फिर ये कर सकते हो कि A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A12, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब A12, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इधर देखो A21 की जगह पे क्या आएगा, A21 की जगह पे माइनस ऑफ A12, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये एंट्रीज आपकी सेम होगी, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे आपका 0 है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, K इज इक्वल टू 4। अब 4 किस किस केस में होगा, 4 किस किस केस में होगा, I प्लस जे इज इक्वल टू 4 AIJ। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, A13 प्लस A22 प्लस A31 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A13, यहाँ से देखिए A13 किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे A13 या A31 की निकाल लो। A31 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A13 माइनस ऑफ A22। तो यहाँ पे देखिए जो A31 है ये किसके लीनियर कम्बिनेशन में हो गया, यहाँ पे जो A31 है ये किसके लीनियर कम्बिनेशन में हो गया, A13 प्लस A22, ओके। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ A13 माइनस ऑफ A22, ओके। तो यहाँ से ये एंट्री आ गई। उसके बाद देखिए कि जब आप K को 5 लोगे, जब आप K को 5 लोगे तो उस केस में क्या क्या बनेंगी, I प्लस जे इज इक्वल टू 5 AIJ। तो 5 किस किस केस में बनेगा, A23 प्लस A32 प्लस A14 प्लस A41, ओके। तो यहाँ से देखिए अब A41 किसके इक्वल आएगा, यहाँ से देखिए इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज A41 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A23 माइनस ऑफ A32 माइनस ऑफ A14, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो A41 है ये किसके लीनियर कम्बिनेशन में है, A32 A23 A41, ओके। तो यहाँ पे जो ये एंट्री है आपकी A41, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ A23 माइनस ऑफ A32 और यहाँ पे माइनस ऑफ A14, ओके। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है, K इज इक्वल टू 6। अब 6 किस किस केस में होगा, I प्लस जे इज इक्वल टू 6 AIJ। तो यहाँ पे क्या आएगा, A33 प्लस और यहाँ पे A42 प्लस A24, ओके, इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज A42 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A24 माइनस ऑफ A33। अब यहाँ पे जो A42 है ये किसके लीनियर कम्बिनेशन में है, A33 एंड A24, ओके। तो यहाँ से आप लिख सकते हो जो A42 है इसको क्या लिखोगे आप, माइनस ऑफ A24 माइनस ऑफ A33, ओके। अब उसके बाद क्या है, इफ़ K इज इक्वल टू 7। अब 7 के केस में क्या होगा, I प्लस जे इज इक्वल टू 7 AIJ इज इक्वल टू A, यहाँ पे क्या आएगा 43 प्लस A34 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज A43 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A34, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, A43 जो है यहाँ पे इसकी जगह पे आप लिख सकते हो जो A43 है
इसकी जगह पे क्या आएगा, माइनस ऑफ A34। ओके, तो यहाँ से देखिए अब आगे क्या है, जब आपका K 8 होगा तो उस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, A44 इज इक्वल टू 0। तो जो A44 है ये क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ W। अब डायमेंशन ऑफ W देखिए क्या होगी, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री पे आपका 0 है एंड लास्ट पे आपका 0 है, तो इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये एंट्री आपकी काउंट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ W कैसे काउंट करोगे, देखो डायमेंशन ऑफ W आप कैसे काउंट करोगे, हमें क्या देखना होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ही देखेंगे ना हम। डायमेंशन ऑफ W क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W फर्स्ट पे आपकी क्या है, 0, तो यहाँ से तो 0 ही हो जाएगा, प्लस सेकंड पे क्या है, 1 एलिमेंट है, थर्ड पे क्या है, 2 3 2 एंड 1, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 9। ओके, हाँ जी, ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। अब एक और वे होता है, यहाँ पे एक और है, वो देख लीजिए क्या है। अनदर मेथड आपका यहाँ पे क्या है, अनदर मेथड है आपके पास डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन। ओके, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशन ऑफ V कितनी है, डायमेंशन ऑफ V कितनी, जो वेक्टर स्पेस आपके पास है उसमें किस टाइप की मैट्रिक्स है, 4x4 ऑर्डर की, तो डायमेंशन ऑफ V कितनी होगी यहाँ पे, 16। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगी हुई है, देखिए K की वैल्यू यहाँ पे क्या, जो इसने रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे किया है, K को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो देखिए 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, जो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट जो रिस्ट्रिक्शन है वो कितनी है, 7 है, तो यहाँ से भी क्या आएगा आंसर आपका 9, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके पास है, लेट C01 बी द स्पेस ऑफ कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन। अब आपके पास अगर इस टाइप से, अब अगर आपके पास ये नोटेशन है C01, इसका मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे तो चलो इसने बोल दिया है, इसका क्या मतलब है, स्पेस ऑफ कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ओके, अगर आपको ऐसा कहीं भी देखने को मिले C01, दिस मीन्स स्पेस ऑफ कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0 to 1। अब आगे देखिए क्या है, डिफाइन इनर प्रोडक्ट ऑफ fg इज इक्वल टू 0 to 1 ft g of t square dt for all fg belongs to C01, then which of the following statement is true। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रखी है, तो जो डिफाइन की हुई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या कहा इसने, इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन C01। ओके, सेकंड इज fg is an inner product, is a bilinear form on C01 but is not an inner product on C01, is not a bilinear form on C01। एंड नेक्स्ट क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल f बिलोंग्स टू C01। ओके, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको
राइट डाउन करवाई थी पिछले लेक्चर में, तो आप पिछले लेक्चर पे जाके आप एक बार देख सकते हो। वहाँ पे सभी कंडीशंस लिखवाई थी कि कौन कौन सी कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए इनर प्रोडक्ट के लिए। 5 कंडीशंस आपकी वहाँ पे होती है, तो वो सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ही हम बोलते हैं कि वो इनर प्रोडक्ट्स है या नहीं। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में हमें जो डिफाइन की है इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन ही होता है 0 to 1 एफ टी स्क्वायर ऑफ जी टी। ओके, डी टी फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू सी 0 1। ओके, अब उसके बाद क्या है कि जो फर्स्ट ही आपका ऑप्शन है, क्या कहा इसने फर्स्ट ऑप्शन में कि इज़ एन इनर प्रोडक्ट ऑन C01। तो इसके लिए इफ़ आई चूज़, फर्स्ट ऑप्शन के लिए इफ़ आई चूज़ एफ एक्स इज इक्वल टू -1, ये क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। उसके बाद आपके पास जो लास्ट कंडीशन थी क्या थी, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एफ करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1 सॉरी -1 स्क्वायर डी टी। तो यहाँ से क्या आएगा -1 विच इज़ लेस देन 0। बट अपनी कंडीशन क्या थी, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एफ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एफ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, इज ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन C01। अब बाइलिनियर फॉर्म का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपके पास जो यहाँ फंक्शन में एफ और जी गिवन है इनर प्रोडक्ट में, तो जो एफ है इस पे भी आपकी लीनियरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और सेकंड के केस में भी आपकी लीनियरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब कंडीशन क्या है, देखिए फर्स्ट वाली आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एफ टी है ओनली। सेकंड जो जी है जब हम इस पे लगाएंगे कंडीशन, वो आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, सेकंड ऑप्शन के लिए देखो, जो बाइलिनियर फॉर्म की जो कंडीशन है, यहाँ देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ, यहाँ पे अल्फ़ा G1 प्लस बीटा G2 ये किसके इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे किसके इक्वल, यहाँ पे ये आना चाहिए इज इक्वल टू अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ G1 प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ G2। ओके, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और बीटा को भी मैं 1 ही यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एफ G1 प्लस G2 इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ G1 प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ G2। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे अप्लाई करो, अगर मैं यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलूँ, लेफ़्ट हैंड साइड आपकी क्या आएगी, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ G1 प्लस G2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ ऑफ टी एंड G1 प्लस G2 ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 0 to 1 एफ टी G1 ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एफ टी स्क्वायर ऑफ G2T। ओके, और यहाँ से डी टी, ठीक है। सॉरी नहीं, ठीक है, ओके, प्लस यहाँ पे अभी नहीं आएगा, यहाँ से देखिए। अब उसके बाद प्लस 2 एफ टी G1T एंड G2T और यहाँ पे आएगा डी टी, ठीक है। अब जब आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ G1 एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ G2, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ टी स्क्वायर ऑफ जी टी स्क्वायर G1T स्क्वायर और उसके बाद प्लस में G2 स्क्वायर टी। आपके पास ये कंडीशन नहीं आएगी इसमें, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, इज़ नॉट ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन C01, ये आपका ट्रू है। ओके,
यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एफ को -1 लेके चलती हूँ तो उस केस में ये लेस देन जीरो आएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, अदरवाइज ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपके पास है फॉर ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स ओवर आर, लेट आर बी द रैंक एंड एस इज सिग्नेचर, द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर आर एस। ठीक है, यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, हमें यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है। ठीक है, तो पॉसिबल रैंक और सिग्नेचर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पे इसने कही है, किस टाइप से क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात कर रहा है ये, ए क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अब इधर देखिए ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स का क्या मतलब है यहाँ। ए क्वाड्रेटिक फॉर्म से Q इक्विवेलेंट टू, हम ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं इसको, R3 to R3 क्रॉस R3 to R। R यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है। क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइंड एज Q is equal to inner product of X is equal to X ट्रांसपोज A X। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो ये क्या है, X Y Z, और यहाँ से क्या आएगा, एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और यहाँ से X Y Z। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। ओके, A इज़ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म Q। अब यहाँ पे देखिए जो सिग्नेचर होता है वो क्या होता है, सिग्नेचर क्या होगा, सिग्नेचर की डेफिनेशन क्या होती है, सिग्नेचर की डेफिनेशन नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़, माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज़। ओके, ये आपकी डेफिनेशन होगी सिग्नेचर की। अब उसके बाद देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसने कहा कि जो आर है वो रैंक है एंड एस इज़ द सिग्नेचर। ठीक है, आपके पास एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो वहाँ पे जो पॉसिबल रैंक होंगे वो कितने होंगे, आपके पास अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो पॉसिबल रैंक्स आपके पास क्या क्या होंगे। यहाँ पे देखिए पॉसिबल रैंक में अगर लिखूँ तो क्या होंगे पॉसिबल रैंक्स, पॉसिबल रैंक देखिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है ना। अब उसके बाद देखिए अगर आपके पास रैंक 0 है तो उस केस में क्या है कि मैट्रिक्स ही आपके पास क्या होगी, 0 होगी। अगर आपके पास मैट्रिक्स 0 है तो उसके पास जो आइगन वैल्यू होगी क्या होंगी, तो वहाँ पे कोई पॉजिटिव आइगन वैल्यू और नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ की कोई मीनिंग ही नहीं बनता, तो वहाँ पे सिग्नेचर भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। अगर आपके पास मैट्रिक्स का रैंक 0 है मतलब वो मैट्रिक्स ही 0 है, तो इसका मतलब है कि जो सिग्नेचर होगा वो भी क्या होगा, 0। ठीक है, अब सेकंड केस आपके पास क्या है कि अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ 1 देन सिग्नेचर क्या होगा, वहाँ पे सिग्नेचर वहाँ पे क्या होगा। देखिए अगर आपके पास मैट्रिक्स का रैंक 1 है तो इस केस में पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट केस आपके पास क्या हो सकता है कि देखो अगर रैंक 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है वो 1 ही होगी। ठीक है, अब वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ये नहीं पता। ठीक है ना, इस केस में देखिए अगर आपके पास रैंक 1 है तो यहाँ पे एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी, तो केस यहाँ पे क्या बनेंगे, या तो आपके पास क्या होगा, अगर पॉजिटिव आइगन वैल्यू हुई
तो रैंक 1 है और पॉजिटिव आइगन वैल्यू क्या है 1, ठीक है। सेकंड पेयर आपके पास क्या बन सकता है रैंक 1 और नेगेटिव वैल्यू भी क्या है 1, ओके, ठीक है, ठीक है ना। अब सेकंड, अगर आपके पास रैंक क्या है 2 है तो इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए, अगर आपके पास रैंक 2 है तो इस केस में क्या हो सकता है कि जो आइगन वैल्यूज़ हैं आपके पास, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ कितनी होंगी, 2 आइगन वैल्यूज़ होंगे नॉन जीरो। एक केस आपके पास बनेगा कि दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव है। एक केस आपके पास ये होगा कि दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव है। एक केस आपके पास क्या होगा, एक केस आपके पास क्या होगा कि जो आइगन वैल्यू है उसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू हुई और एक नेगेटिव आइगन वैल्यू हुई तो उस केस में सिग्नेचर क्या होगा 0, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अगर रैंक आपके पास 3 है, अगर रैंक 3 हुआ तो इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। एक केस आपके पास क्या होगा कि तीनों की तीनों आइगन वैल्यूज आपकी क्या हैं नेगेटिव है। एक केस आपके पास क्या बनेगा कि एक आइगन वैल्यू आपकी पॉजिटिव है एंड 2 आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव, ये हो गया। एक केस आपके पास क्या होगा कि 2 आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड 1 आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव एंड 1 आइगन वैल्यूज नेगेटिव, तो इस केस में ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने पेयर्स यहाँ पे बन के आए हैं। पेयर्स देखिए यहाँ पे कितने पेयर हैं, देखो पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। तो यहाँ से आपके पास 10 पेयर्स बने हैं, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। सिग्नेचर की डेफिनेशन देख लेना अच्छे से, क्या है, सिग्नेचर इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपके पास है लेट सी, यहाँ पे देखिए इसने एक टी मैप डिफाइन की है जो कहाँ से कहाँ तक है। टी एक मैप इसने डिफाइन की है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 M2R। यहाँ पे देखिए टी एक मैप डिफाइन की है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 M2R, ओके। और किस टाइप से डिफाइन की है, टी ऑफ जेड इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स एक्स माइनस वाई वाई एंड एक्स, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, टी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू टी ऑफ Z1 इंटू टी ऑफ Z2 फॉर ऑल Z1 Z2। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है टी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू टी ऑफ Z1 टी ऑफ Z2। तो टी ऑफ Z1 Z2 यहाँ पे क्या आएगा, टी ऑफ Z1 Z2, यहाँ से देखिए x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, तो यहाँ से क्या बनेगा टी ऑफ x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है। तो यहाँ से मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, सॉरी, टी ऑफ यहाँ पे देखिए x1 x2 और यहाँ से प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस y1 y2, ओके। यहाँ पे क्या आएगा टी ऑफ x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। तो यहाँ से मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए x1 x2 माइनस y1 y2 और यहाँ से x1 y2 प्लस y1 x2 माइनस ऑफ x1 y2 प्लस y1 x2 और यहाँ पे क्या आएगा x1 x2 माइनस ऑफ y1
y2। ओके, ये आपके पास मैट्रिक्स बन के आएगी। उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, टी ऑफ z1 इंटू टी ऑफ z2। तो ये क्या बनेगी आपके पास, x1 माइनस ऑफ y1 x1 मल्टीप्लाई x2 y2 माइनस ऑफ y2 x2। अब यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, x1 x2 माइनस ऑफ y1 y2, और यहाँ से क्या बनेगा, x1 y2 प्लस y1 x2। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ x1 y2 प्लस y1 x2 एंड x1 x2 माइनस y1 y2 बोथ आर इक्वल। तो फर्स्ट आपका ट्रू है, लेकिन हमें क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, एंड सेकंड क्या है, टी ऑफ जेड इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0। टी इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, सिंगुलर के केस में आपके पास क्या रिजल्ट होता है, टी ऑफ जेड इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो रिजल्ट है क्या है, आपके पास जो रिजल्ट है सेकंड के लिए क्या है, टी ऑफ जेड इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ टी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालिए, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ टी ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये किस केस में 0 होगा, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से देखिए कर्नल आपके पास क्या होता है, कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू फोर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, फोर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट टी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट टी ऑफ जेड आपके पास क्या है, एक्स वाई माइनस ऑफ वाई एक्स, और यहाँ से क्या आ गया 0 0 0 0, या फिर हमें कर्नल की तो ज़रूरत थी ही नहीं, ये रहने दो, नलिटी की केस में हमें ज़रूरत होती। यहाँ से देखिए इधर से ही कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो किस केस में होगा कि एक्स और वाई क्या हो, दोनों के दोनों 0। तो ये ठीक है कि टी ऑफ जेड इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0, सही है ये, क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्या है, 0 है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, अब उसके बाद थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड क्या है, there does not exist non-zero a belongs to M2R such that trace of T of ZA is 0 for all Z belongs to C. There does not exist non-zero a. यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन के लिए there does not exist a non-zero a belongs to M2R such that trace of T of ZA is 0 for all Z belongs to C। अब मैं अगर यहाँ पे ट्रेस निकालूँ, T of Z आपके पास क्या है, एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स, सॉरी माइनस ऑफ वाई एक्स, और यहाँ से A क्या है आपके पास, A11 A12 A21 A22। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ट्रेस निकालने के लिए हमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज़ की ज़रूरत है, तो डायगोनल एंट्रीज़ ही यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। देखिए A11x और यहाँ से क्या है प्लस A21y, एंड सेकंड डायगोनल यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके, एंड सेकंड पे क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ a12y प्लस a22x। ओके, अब यहाँ पे ट्रेस जब आप निकालोगे तो ट्रेस क्या रहेगा, ट्रेस ऑफ टी ऑफ जेड ए इज इक्वल टू a11x प्लस a21y माइनस a12y प्लस a22x। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू M2R सच दैट ट्रेस ऑफ TZ A इज ज़ीरो फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C। अब अगर मैं यहाँ पे A11 को मैं ले लेती हूँ, अब यहाँ देखिए कि अगर मैं A11 इज इक्वल टू, अब इधर देखो, इफ़ यू टेक एक सेकेंड, इससे पहले हम एक बार यहाँ पे इसने देखें, हाँ सही है। इधर देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नॉन जीरो ए, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं A11 A12 और A21 A22 की एंट्री ऐसी रख दूँ कि ये ज़ीरो बन जाए। यहाँ पे देखिए अगर मैं A11 को यहाँ पे ले लेती हूँ, A11 इज इक्वल टू 1 एंड A22 इज इक्वल टू -1, A21 इज इक्वल टू 1 एंड A12 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये ज़ीरो बन जाएगा अगर मैं ये ले लूँ, और यहाँ पे देखिए ए अपनी नॉन जीरो मैट्रिक्स भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आपकी ट्रू होगी अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखिए आपके पास क्या है, टी ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू टी ऑफ Z1 प्लस टी ऑफ Z2। अब यहाँ पे हमें जो टी गिवन है, जो मैप हमें गिवन है, इसमें हमें ये नहीं बताया कि ये लीनियर है या फिर नॉट लीनियर है, तो हम डायरेक्ट इसको ओपन नहीं कर सकते। ये मत करना कि टी ऑफ Z1 प्लस Z2 को सिंपली आप लिख दो कि टी ऑफ Z1 प्लस Z2, वो उस केस में हम डायरेक्ट बोलते कि जब आपको टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। देखिए कैसे ओपन करोगे, टी ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, टी ऑफ X1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y1 प्लस Y2। तो यहाँ से मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी, मैट्रिक्स यहाँ पे होगी X1 प्लस X2 Y1 प्लस Y2 माइनस ऑफ Y1 माइनस Y2 X1 प्लस X2। तो यहाँ से हम इसको सिंपली ओपन कर सकते हैं, X1 माइनस Y1 Y1 X1 प्लस यहाँ से X2 Y2 माइनस Y2 X2। तो यहाँ से क्या आएगा, टी ऑफ Z1 प्लस टी ऑफ Z2। तो ये भी अपना ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें क्या बताना कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब आपका पार्ट सी है, पार्ट सी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है,
देखिए कैसे करोगे इसको। ये आपका पार्ट सी का क्वेश्चन है। पार्ट सी में से भी आपके 7 क्वेश्चन आए थे। ओके, देखिए क्या है। लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R विद अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। कंडीशन है यहाँ पे कि अल्फा बीटा कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में से, विद अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। और हाँ, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट में आते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट में आते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टाइम खाएगा अगर नहीं समझ में आया तो, अगर गलत ट्रैक पकड़ लिया। यहाँ पे देखिए क्या है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R विद अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। सपोज A and alpha beta is equal to Aij is an n cross n matrix such that Ai is equal to alpha and Aij is equal to beta for I not equal to j and Ij कहाँ तक है 1 to n। let Dn be the determinant of A and alpha beta which of the following statement are true। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमें गिवन है A and alpha beta, इसको ओपन कर लेते हैं कि किस टाइप की एंट्रीज यहाँ पे हैं, ठीक है। एंड इन दिस ऑप्शंस वी हैव टू गिवन सम रिलेशंस इन Dn एंड Dn-1, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो A आपकी मैट्रिक्स है वो किस टाइप की है, A मैट्रिक्स आपकी किस टाइप की है, देखो A इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए इसने कहा कि ai इज इक्वल टू एल्फ़ा एंड aij इज इक्वल टू बीटा फॉर i नॉट इक्वल टू j। तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, डायगोनल एंट्रीज पे आपके अल्फ़ा अल्फ़ा होगा, ठीक है, अल्फ़ा, अदरवाइज बीटा बीटा बीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, 0 0 0 डायगोनल एंट्रीज पे हम 0 कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, बीटा बीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, अदरवाइज 0। तो ये आपके पास क्या है, अल्फ़ा टाइम आइडेंटिटी। ये क्या है, अल्फ़ा टाइम्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालना इजी है, लेकिन यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो हम इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करोगे, देखिए बीटा बीटा बीटा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। डायगोनल एंट्रीज पे बीटा रहेगा, अदरवाइज ऑल एंट्रीज आर 0। यहाँ पे क्या है, प्लस, डायगोनल पे क्या है, अल्फ़ा, ऑल एंट्रीज आर 0। और ये आपके पास अब क्या है, बीटा टाइम्स आइडेंटिटी, ठीक है, बीटा टाइम्स आइडेंटिटी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्पेशल टाइप की एक मैट्रिक्स बन के आई है अपने पास, एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। क्या, इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देती हूँ बी प्लस, और ये क्या है, अल्फ़ा बीटा टाइम आइडेंटिटी, और ये क्या है आपके पास, अल्फ़ा टाइम आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा टाइम आइडेंटिटी। ओके, दिस इज ए पोलिनोमियल इन बी, दिस इज ए पोलिनोमियल इन बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब जो रैंक है बी का वो कितना होगा। अब यहाँ पे जो बी आपके पास मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना होगा, ऑल एंट्रीज आर बीटा, ओनली वन रोज इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो रैंक होगा वो कितना होगा, रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 1, रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ओके, रैंक ऑफ बी आपके यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ बी की बात करूँ तो क्या आएगी, करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ बी क्या आएगी, करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ बी। यहाँ पे n-1 आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, 0 है, एंड ओनली 1 आइगन वैल्यूज इज नॉन जीरो। तो यहाँ से जो करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आएगी
बी की क्या होगी, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन एंड एक्स माइनस एन बीटा। ओके, एंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ अल्फा माइनस बीटा आई, यहाँ पे क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा एन। ओके, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या होगी, आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या होगी, 0 प्लस अल्फा माइनस बीटा, 0 प्लस अल्फा माइनस बीटा एंड 0 प्लस अल्फा माइनस बीटा। ये आपकी कहाँ तक होंगी, n माइनस वन टाइम्स। ओके, एंड एक आइगन वैल्यू आपके पास क्या होगी यहाँ पे, n बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आएगा, देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, तो अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा। ओके, अब यहाँ से देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है डी एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए n माइनस वन दिया है ना, डी एन माइनस वन प्लस बीटा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, डी एन आपके पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस वन एंड अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा। ठीक है, और डी एन माइनस वन क्या होगा आपके पास, डी एन माइनस वन क्या होगा, यहाँ से अल्फ़ा, इसने क्या कहा कि अल्फ़ा माइनस बीटा डी एन माइनस वन, ये क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस टू, यहाँ से अल्फ़ा प्लस n माइनस टू बीटा, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, बोथ आर नॉट इक्वल, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, इनकरेक्ट। ओके, सेकंड ऑप्शन में क्या है आपके पास, डी एन, सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है आपके पास, अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो क्या है, डी एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस वन। अब डी एन आपके पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस वन, अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस वन, ये यहाँ से कैंसल, इज इक्वल टू डी एन माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा n माइनस टू। तो ये क्या आएगा, डी एन माइनस वन क्या होगा, डी एन माइनस वन क्या होगा, क्या आएगा, डी एन माइनस वन, अल्फा माइनस बीटा एन माइनस टू, और यहाँ से क्या आएगा, अल्फा प्लस एन माइनस टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस टू एंड प्लस क्या है यहाँ पे बीटा, तो ये यहाँ से कैंसल, और इधर देखिए n माइनस टू इंटू बीटा, यहाँ पे प्लस बीटा है तो यहाँ पे कैंसिल होके n माइनस वन ही रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रू होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड दी थर्ड स्टेटमेंट आपके पास क्या है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, डी एन इज इक्वल टू अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा रेज टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन है, सॉरी सम मिस्टेक्स यहाँ पे। ओके, डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला है, ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट, ये जो है देखिए डी एन यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट होगा, बट फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, डी एन देख लेना क्या है, अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, लेट टी सी एन टू सी एन बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए क्या है, लेट टी सी एन टू सी एन बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस पे हम डिस्कस करेंगे। सपोज 1 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी। अगर हमें यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और उसने अगर ये कहा है कि सपोज 1 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, 1 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी का मतलब है यहाँ पे कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर 1, ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी इज 1। तो आइगन वैल्यूज ऑफ टी, आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ऑल 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टी रेज टू द पावर के इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर एनी के बिलोंग्स टू एन, फॉर एनी के बिलोंग्स टू एन। इफ वी टेक फर्स्ट, देखिए फर्स्ट के लिए इफ वी टेक t is equal to identity, all eigenvalues of identity are 1, t raised to the power k is equal to identity raised to the power k is equal to identity. This implies t raised to the power k is equal to identity. This is true for k. This implies first option is incorrect. Second option क्या है आपके पास, t minus I raised to the power n minus 1 is equal to 0. सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है, टी माइनस आई, आइगन वैल्यूज ऑफ टी माइनस आई क्या होंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ टी माइनस आई क्या होंगी, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 अप टू 1 माइनस 1। तो क्या होंगी आइगन वैल्यूज, ऑल आइगन वैल्यूज आर 0। ओके, अगर किसी भी ऑपरेटर की सभी आइगन वैल्यू 0 होती हैं तो हमेशा क्या होगा, नीलपोटेंट ऑपरेटर। ओके, अगर किसी भी ऑपरेटर की सभी आइगन वैल्यू 0 हो तो वो जो ऑपरेटर है क्या होगा, नीलपोटेंट ऑपरेटर। दिस इम्प्लाइज टी माइनस आई इज नीलपोटेंट, t minus I is nilpotent, that is there exists k belongs to set of natural number such that t minus I raised to the power k is equal to 0. Here dimension of domain is 1. डोमेन स्पेस क्या है, डोमेन स्पेस यहाँ पे क्या है, सी रेज टू द पावर n। डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस क्या है यहाँ पे n। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k क्या हो सकती है यहाँ पे n, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है 1। t आपके पास किस टाइप की है, 1 1 1 1, और मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, डायगोनल एंट्रीज के ऊपर मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है, 1 0 1 0 0 0, मैं इस टाइप की मैट्रिक्स लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए t माइनस आई क्या होगा, t माइनस आई 0 0 0 अप टू 0 1 1 1 0 0, ठीक है, n क्रॉस n की है। ये क्या है आपके पास, जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर n, ये क्या है, जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर n, ठीक है।
तो मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ t माइनस वन क्या होगी? मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगी? मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ t माइनस आई क्या होगी? x रेज टू द पावर n। इसे लीस्ट डिग्री मिनिमल पोलिनोमियल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे कम डिग्री की मिनिमल पोलिनोमियल आपको नहीं मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसी बेस पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ भी क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि t माइनस आई को ही अगर जो t माइनस यहाँ पे देखिए मिनिमल डिग्री यहाँ पे क्या है? n है। तो t माइनस आई रेज टू द पावर n अगर मैं यहाँ पे t माइनस आई से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे ये भी जीरो बनेगा, ठीक है। तो t माइनस आई रेज टू द पावर n प्लस वन ये भी आपके पास क्या बन के आएगी? जीरो। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास क्या है? लेट a बिलोंग्स टू M3R एंड लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे आपके पास C बिलोंग्स टू GL3R का क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ ऑल 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वेयर CAC इनवर्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखिए आपको क्या गिवन है? A बिलोंग्स टू M3R, R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। X किस टाइप से है? X इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। C बिलोंग्स टू GL3R such that CAC inverse is triangular, okay। This implies, अब आपको एक रिजल्ट पता होगा, एक रिजल्ट है, नोट कर लेना। क्या रिजल्ट है? A मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलराइजेबल if and only if A has Jordan canonical form, if and only if characteristic polynomial of A splits over F। F यहाँ पे क्या है? फील्ड है। अब यहाँ पे splits over F का क्या मतलब है? कि all roots are in F, ठीक है। ऑल रूट्स आर इन फील्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कि x नॉट इक्वल टू एम्पिटी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है x नॉट इक्वल टू एम्पिटी। कैसे करोगे? कैसे करोगे इसको? मैं यहाँ पे एक A मैट्रिक्स कंसीडर करती हूँ, ठीक है। लेट A इज इक्वल टू 0 1 -1 0 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक बनाए हैं। मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर की। यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक आपका 2 ऑर्डर का है एंड अनदर ब्लॉक इज़ 1 ऑर्डर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रूट्स की बात करूँ तो देखिए क्या कहा है इसने? ए मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलराइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए स्प्लिट्स ओवर एफ। तो यहाँ पे अगर मैं रूट्स की बात करूँ तो ये देखिए ये तो आपका रियल रूट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इसके रूट्स होंगे क्या होंगे? आयोटा एंड माइनस आयोटा। बट आयोटा एंड माइनस आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से क्या हो गया कि ए इज़ नॉट ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज A is not triangularizable matrix,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होगी वो क्या बनेगी, x-1 इंटू x² + 1, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स मिल गई, यहाँ पे हमें एक ऐसी मैट्रिक्स मिल गई जो कि क्या है, नॉट ट्रायंगुलराइजेबल। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। एंड सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, इफ x इज इक्वल टू MPT देन A इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर C। सेकंड ऑप्शन को कैसे करोगे आप, सेकंड को कैसे करोगे, देखिए जो सेकंड आपका है, इफ x इज इक्वल टू MPT दिस इम्प्लाइज A हैज at least one non-real eigenvalue, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कहा कि x इज इक्वल टू MPT, अगर x MPT है दिस इम्प्लाइज A हैज एट लीस्ट वन नॉन रियल आइगन वैल्यू, दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे देखिए 3×3 की बात है और इसने कह दिया कि एक आइगन वैल्यू है जो वो नॉन रियल है। अगर नॉन रियल है मतलब वो कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स उसकी एक आइगन वैल्यू है इसका मतलब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आइगन वैल्यू होगा। तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा एंड अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड थर्ड आपकी क्या होगी, लैम्डा आर, ये 3 आपकी आइगन वैल्यूज होंगी। ए हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ओवर सी, ए हैज़ 3 distinct eigenvalues over C. This implies A is diagonalizable. Because A has 3 distinct eigenvalues. This implies A is diagonalizable, but here X is empty. So second option is also incorrect. यहाँ से देखिए क्योंकि इसने कहा कि अगर आपके पास x MPT है देन A इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर C, बट हेयर x इज MPT बट A इज डायगोनलाइजेबल ओवर C। And the third option is if x is MPT then A is diagonalizable over C. So third option is correct option. And the fourth is if x is equal to MPT then A is non-real eigenvalues. A has non-real eigenvalues. अब यहाँ से अगर मैं एग्जाम्पल लूँ फोर्थ के लिए, एक मैट्रिक्स जो है आपके पास 0 -1 0 1 0 0 एंड 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास देखिए एक रियल आइगन वैल्यू है, ठीक है, और इस केस में क्या था, x आपके पास क्या था, MPT था, ठीक है, और एक रियल आइगन वैल्यू भी है इसके पास। दिस इम्प्लाइज फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, let T such that R4 to R4 be a linear transformation with characteristic polynomial x minus 2 raised to the power 4 and minimal polynomial x minus 2 raised to the power 2, Jordan canonical form of T। हमें यहाँ पे मिनिमल पोलिनोमियल और करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले तो T हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है R4 to R4 एंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ T क्या है, x minus 2 raised to the power 4 एंड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ T क्या है, x minus 2 raised to the power 2। तो यहाँ से जब हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्रिएट करेंगे तो देखिए मैट्रिक्स किस टाइप की होगी आपके पास, जो मिनिमल पोलिनोमियल है यहाँ पे क्या है, जो 2 आपके पास रूट है वो रिपीटेड है, उसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक जो होगा वो आपका 2 ऑर्डर का होगा, और आपको पता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है उसके ऊपर वाला ही एलिमेंट जो होगा वो क्या होता है 1, ठीक है। तो एक ब्लॉक आपके पास ये होगा जो कि 2 ऑर्डर का होगा, और उसके बाद जो यहाँ पे देखिए 4×4 की होनी है ना। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास ये जो 2 एंट्री बचती है इसमें आपके पास पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आप यहाँ पे 1 1 ऑर्डर का ब्लॉक बनाइए या फिर इसको भी आप 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनाइए।
ठीक है। तो आपके पास जो पॉसिबिलिटी होने वाली है क्या है, देखिए फर्स्ट केस जो होगा आपके पास, एक तो आपके पास इस टाइप की मैट्रिक्स बन सकती है कि एक जॉर्डन ब्लॉक आपके पास ये हो गया 2 ऑर्डर का, ठीक है। एक जॉर्डन ब्लॉक आपके पास ये हो गया, ये भी आपके पास 2 ऑर्डर का हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में आपके पास क्या है, इस केस में आपके पास है 2 जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 जॉर्डन ब्लॉक, 2 जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। सेकंड केस आपके पास क्या है, सेकंड केस में क्या बन सकती है आपके पास, देखिए एक आपके पास जो ब्लॉक बना 2 1 0 2, ये तो कंपल्सरी है कि एक तो 2 ऑर्डर का बनना है क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे ये गिवन है। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि 1 1 ऑर्डर के 2 जॉर्डन ब्लॉक बनाए जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये 1 1 ऑर्डर के हैं एंड ये एक क्या है आपके पास 2 ऑर्डर का है। तो ऑप्शंस में चेक कीजिए, इसमें जो ऑप्शंस है इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बेसिस है उसके ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जैसे है 2 1 0 2, यहाँ पे देखिए 2 1 0 2, यहाँ पे एक ये ब्लॉक हो गया 2 ऑर्डर का एंड द सेकंड भी क्या है आपके पास 2 ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में क्या है कि 2 ब्लॉक आपके पास क्या है 1 1 ऑर्डर के हैं एंड 1 ब्लॉक इज 2 ऑर्डर, तो सेकंड ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है कि चारों के चारों ब्लॉक जो है वो 1 ऑर्डर के हैं, तो ये आपके पास इनकरेक्ट होगा। एंड थर्ड ऑप्शन में क्या है आपके पास, फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है let x be a finite dimensional inner product space over C, let Tx to x be any linear transformation, then which of the following statement is true। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है T is unitary, T is unitary, this implies T is self adjoint, T is unitary, this implies T is self adjoint। T is unitary means T star is equal to I। अब जो T स्टार है इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज उसके बाद कॉन्जुगेट, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ T एंड उसके बाद क्या करोगे, कॉन्जुगेट ऑफ T, ठीक है। और यहाँ पे देखिए T स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड T इज सेल्फ एडजॉइंट। T इज सेल्फ एडजॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ Tx विद y इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद T स्टार y। यहाँ पे क्या है, T एक ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर T इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट इफ T इज इक्वल टू T स्टार। ऑपरेटर T is said to be self adjoint if T is equal to T star। ओके, तो यहाँ से देखिए T is unitary, this implies T is self adjoint। T is unitary means T star is equal to identity and T is self adjoint means inner product of Tx with y is equal to inner product of x with T star y। Operator T is said to be self adjoint if T is equal to T star। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड क्या है, T इज सेल्फ एडजॉइंट, दिस इम्प्लाइज T इज नॉर्मल। T is self adjoint, this implies T is normal। T is normal का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए T is self adjoint, this implies T is normal। तो यहाँ पे देखिए T is self adjoint means T is equal to T
स्टार, ठीक है। एंड सेल्फ एडजॉइंट मीन्स टी टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी। अगर मैं यहाँ पे टी स्टार से मल्टीप्लाई करूँ, टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी, तो दिस implies second option is correct. And the third option is T is unitary, this implies T is normal. थर्ड ऑप्शन क्या है? T is unitary, this implies T is normal. T is unitary means T star is equal to identity, and T is normal means T star is equal to T star T. तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? ट्रू। T is unitary means T star is equal to identity and T normal. यहाँ से क्या कर सकते हैं हम? T स्टार T, ओके। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी क्या है? T is normal, this implies T is unitary. T is normal, T is normal, this implies T is unitary. यहाँ से देखिए T is normal means T star is equal to T star T, and unitary means T star is equal to identity. If we take a matrix A is equal to 0 0 0 0, if we take a matrix 0 0 0, then T star is also 0 0 0, which is not equal to identity. This implies fourth option is incorrect option. Okay. Next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? Any two quadratic form, first option is any two quadratic forms of the same rank in n variables over R are isomorphic, and the second one is any two quadratic forms of same rank in n variables over C are isomorphic, where R is the set of real number and C is the set of complex number. Third one is any two quadratic forms in n variables are isomorphic over C, and the fourth one is a quadratic form in 4 variable may be isomorphic to a quadratic form in 10 variables. तो इसको कैसे करोगे? आपके पास रिजल्ट है एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स any two quadratic form two quadratic forms on R isomorphic if and only if they have same rank and same index, if and only if they have same rank and same signature. ओके, एंड सेकेंड रिजल्ट आपके पास क्या है? एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म on C are isomorphic
इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रैंक। ओके, अगर हम ओवर आर की बात करेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशंस है कि सेम रैंक होना चाहिए और सेम इंडेक्स, या फिर सेकंड क्या है आपके पास सेम रैंक एंड सेम सिग्नेचर। लेकिन अगर हम ओवर सी की बात करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसमें अपने पास क्या होना चाहिए, ओनली दे हैव सेम रैंक। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ सेम रैंक इन एन वेरिएबल ओवर आर इज आइसोमॉर्फिक। यहाँ पे इसने सिर्फ सेम रैंक की बात की है, क्या पता इंडेक्स सेम ना हो या फिर सिग्नेचर सेम ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड दी सेकंड क्या है, एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सेम रैंक इन एन वेरिएबल ओवर सी। अब ओवर सी पे है तो इसका मतलब ये करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन एन वेरिएबल आर आइसोमॉर्फिक ओवर सी। तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे इसने फॉर्म्स एंड एन वेरिएबल आर आइसोमॉर्फिक, यहाँ पे रैंक की बात यहाँ पे नहीं की इसने। एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है, ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 4 वेरिएबल में बी आइसोमॉर्फिक टू ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल्स। यहाँ पे इसने कहा कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 4 वेरिएबल्स में बी आइसोमॉर्फिक टू ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल्स। यहाँ पे मैं 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म लेके चलती हूँ, एक 4 वेरिएबल्स में और एक 10 वेरिएबल्स में। तो देखिए मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म लेती हूँ 4 वेरिएबल्स में एंड द सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने ली 10 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो मैंने जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है 4 वेरिएबल्स में उसके लिए जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे कंसीडर की, क्या ली, 0 0 एंट्रीज ली। ठीक है, ऑल एंट्रीज आर 0 0। ऐसे ही मैंने जो क्वाड्रेटिक फॉर्म ली 10 वेरिएबल्स में, वहाँ पे भी मैंने क्या ली, 0 मैट्रिक्स, ऑल एंट्रीज आर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस केस में क्या होगा, अब इसके पास देखो सेम रैंक है। ठीक है, इसने यही कहा था कि ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 4 वेरिएबल्स मे बी आइसोमॉर्फिक टू ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल्स। यहाँ पे इसके पास देखो सेम रैंक है, Q10 के पास भी सेम रैंक है। ठीक है, सेम इंडेक्स होगा, सेम सिग्नेचर होगा, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट। हमने ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पे फाइंड आउट कर दी कि जो दोनों की दोनों क्या हो, आइसोमॉर्फिक हो। एक आपके पास है 4 वेरिएबल्स में और एक आपके पास क्या है, 10 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो इन्हीं के बेस पे अपना जो ये पिछला क्वेश्चन है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन 3 वेरिएबल्स आर ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखिए एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ रैंक 3 आर आइसोमॉर्फिक ओवर आर। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि ओवर आर पे हम इंडेक्स और सिग्नेचर भी चेक करते हैं, इसमें सिर्फ रैंक की बात कही है इसने। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ रैंक 3 आर आइसोमॉर्फिक ओवर सी। ये आपका सही होगा क्योंकि यहाँ पे ओवर सी की बात कही है इसने, ओवर सी में सिर्फ हम रैंक चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म। थर्ड ऑप्शन में है देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक लेस देन इक्वल टू 3 up to isomorphism over C. There are exactly 3 non-zero quadratic forms of rank less than equal to 3. तो यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, रैंक की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 1 2 3, ये पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा, एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब नॉन जीरो है मतलब जीरो की जो पॉसिबिलिटी थी वो अपनी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो तीनों के केस में आपके पास एक आइसोमॉर्फिक मैप मिलेगी। ठीक है, देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जब रैंक आपका 1 होगा तो उस केस में भी क्या होगी, देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, 1 के केस में भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको मिलेगी, जब रैंक आपका 3 होगा वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको मिलेगी जो क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म ओवर सी। तो जब आपका रैंक 3 होगा उस केस में भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पे मिलेगी जो कि क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म ओवर सी। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 2। अब यहाँ पे देखिए रैंक इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो रैंक की पॉसिबिलिटी सिर्फ इसने 2 रखी है, तो इस केस में सिर्फ हमें एक 2 रैंक की ही क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगी, ठीक है, जो कि क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसने क्या कहा कि देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो इसने कहा, लेकिन यहाँ पे इसने रैंक पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ओनली 2 रैंक की ही, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ रैंक 2। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है। अगर आपको 21, 22, 23 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस चेक करने हैं तो प्लेलिस्ट में